हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा के सीजीए लान मेलिन का डेथ हो गया था एंड उसके बाद लंजा टूट चुका था। लान मेलिन के डेथ के बाद लंजा के पास एक लेटर आया एंड वो लेटर लान मेलिन की तरफ से था जो उन्होंने लंजा के लिए लिखा था। लेटर में उन्होंने लिखा था, माई डियरेस्ट डीडी, अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम अपने बहन के ऊपर गुस्सा मत करना। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अपने इलनेस के बारे में पहले नहीं बताया था, बट बिलीव मी वांग जी, मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने का, बट मैं बहुत ही सेल्फिश थी। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में सब कुछ चेंज हो जाए। मैं सब कुछ नॉर्मल चाहती थी। एंड वैसे तुमने सीचेन एंड नियम इंजॉय का वेटिंग मिस किया है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बताती हूँ, उनका वेटिंग कोई ग्रैंड या फिर एक्सटेंसिव नहीं था। ये बिल्कुल जीन एंड जियांग अलायंस की तरह था। जिन एंड गुसू ने एक प्राइवेट सेरेमनी की एंड सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही वहाँ पर थे। एंड बहुत जल्दी ये लोग जिंगी को अडॉप्ट करने वाले हैं। एंड अब मैं किसी रिग्रेट के बिना ही मर सकती हूँ। एंड शायद मैं बहुत जल्दी अपने हस्बैंड से मिलूँगी। मैंने उसे बहुत मिस किया है, इतना मिस किया है कि मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती। जियान याली का बेटा जिन लिंग जिंगी से ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन बच्चे का अंकल्स इस कल्टीवेशन वर्ल्ड्स के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। ये कितना मज़े की बात है ना। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो जब बड़ा होगा उसे तुम लोग बहुत स्पॉइल करोगे। एंड हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम जिनलिंग को एक प्रेजेंट देना। मैं ये नहीं कर पाई, बट तुम भेज देना तुम्हारे एंड मेरे तरफ से, ओके। एंड यू नो व्हाट, अंकल कुरेन मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं रिसेंटली। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे हेट तो नहीं करते। एनीवेज मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो हर्ष है, बट वो अंदर ही अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है। एंड वो मुझसे हेट नहीं करते, बल्कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वैसे मुझे उस यांग मैंग हुई विशियन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है एंड जब से उसने तबाही मचाना शुरू किया है, तब से मेरे तबाही उससे तो बहुत ही कम ही है। उसके सामने तो मैं एक इनोसेंट हूँ। कितनी बुरी बात है कि जब वो यहाँ पर आया था तब मैं ऑलरेडी गुस्सू छोड़ चुकी थी। अदरवाइज़ मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे वो यंग मैंग हमारे अंकल के बियर्ड को जलाता है। एंड आई एम श्योर बियर्ड के बिना हमारा अंकल बहुत ही हैंडसम है ना। एंड वैसे निये ब्रदर्स बहुत बार गुस्सू आ रहे हैं एंड निये हुसैन मुझे उई विशियान की स्टोरी बोल रहा है कि कैसे उसने तुम्हें इरोटिक आर्ट दिखाया था। वांग जी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ये बात मुझे बताई ही नहीं थी। अच्छा ऑलराइट, बहुत मज़ा किया। अब मैं सीरियस हूँ वांग जी। मैं एडमिट करती हूँ कि मुझे तुम्हारा डिसीजन समझ नहीं आ रहा। इस वर्क की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को खोया है एंड मैं अपने बेटे को बड़े होते हुए भी नहीं देख सकती, सिर्फ इस वॉर की वजह से। एंड अब ये वॉर मेरे कज़न को भी मुझसे छीन रहा है, मेरे पूरे फैमिली अब तोड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि तुम वेंस के लिए अपने पूरे सेक्ट के अगेंस्ट कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। एंड देन मैंने तुमको हमारे हॉस्पिटल बेड पे बेहोश पड़ा हुआ दिखा। तुम्हारे बैग को बहुत ही बैडली वीप किया गया था। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि तुम उन इंसान के लिए इस हद तक नहीं जाते जो इंसान ये डिज़र्व नहीं करता। मैंने देखा था कि कैसे वेन चिंग ने पूरे सेट के सामने लड़ाई की थी ताकि वो तुम्हें ट्रीट कर सके। सब लोग कहते थे कि वेन चिंग एक एविल है, बट देन एक दिन हुईन ने मुझे बताया था कि वेन चिंग ने पूरे 3 दिन से तुम्हारे बैग को ट्रीट किया था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एंड देन वो बेहोश हो गई थी। मैं देख सकती हूँ कि कैसे वेंचिंग तुम्हारा केयर करती है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब अपने लव एंड ड्यूटी के लिए कर रहे हो, किसी मिसगाइडेड पावर के लिए नहीं। इनफैक्ट सीचेन एंड अंकल भी ये बात जानते हैं, बट वो लोग तुम्हें तब तक हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक तुम उन्हें अपना प्रॉब्लम नहीं बताओगे। वांग जी, मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारा एक बैड हैबिट है। तुम इस बात पर रिलाई करते हो कि बाकी सब लोग तुम्हारे प्रॉब्लम को तुम्हें बोले बिना ही समझ जाएंगे, बट वांग जी हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी तुम्हें बोलना पड़ता है। तो वांग जी, अपना प्रॉब्लम के बारे में बोलो, शेयर करो। मैं जानती हूँ मेरा भाई कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है,
एंड आई रिग्रेट कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ कर नहीं पाई, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा बर्डन शेयर नहीं कर पाई। बट सीचेन एंड अंकल आई भी यहाँ पर है। तुम्हारे सेक्ट बुरा हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, वो लोग गलत हो सकते हैं, बट सीचेन कहीं भी तुम्हें अबैंडन नहीं करेगा। मैं श्योर हूँ वांग जी, प्लीज़ उनसे बात करो, उन्हें तुम्हें हेल्प करने दो प्लीज़। एंड मैं रूल्स फॉलो करने में उतना माहिर तो नहीं हूँ, पर मुझे एक रूल पता है कि अपने फैमिली के साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही स्टबर्न हो, तुम हेल्प के लिए किसी से पूछते नहीं हो। एंड अंकल कुरन भी अपने बिलीफ से पीछे नहीं हटेंगे। एंड सीचे वो इतना पीस मेकर है कि वो फाइट करना भी भूल रहा है। तुम तीनों ही बहुत ही स्टबर्न हो, तुम लोग चेंज होना नहीं चाहते, तुम लोग ठीक से बात करना नहीं जानते। मैं मर रही हूँ एंड मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ भी नहीं है। क्या ये ठीक हुआ वांग जी? एटलीस्ट मेरे जाने के बाद मैं यही होप करती हूँ कि तुम लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये सब फाइट करना वर्दी नहीं है, वो भी फैमिली के बीच में। मैं बस यही प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा लास्ट विश यही है कि मेरा पूरा फैमिली एक साथ हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी ब्रोकन फैमिली में से बड़ा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ये समझो, ये सब तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। मेरा फेट मेरा ही है, कोई भी मेरा फेट चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इसे बदल नहीं सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। एंड मैं ये सब मीन करती हूँ वांग जी, मैं सच कह रही हूँ। एंड तुम अपने आप को ब्लेम करने के लिए अलाउड नहीं हो। जब तुमने कहा कि तुम मेरे लिए म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई गुड रीज़न होगा, अदरवाइज़ तुम ऐसा कभी भी नहीं कहते। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बारे में सुनने के बाद तुम चुपचाप बैठे नहीं थे, तुम मेरे लिए क्योर ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। आई एम सॉरी वांग जी, मैं तब तक वेट नहीं कर पाई। बट मुझे याद रखना, ओके? जब भी तुम किसी पडल को क्रॉस करोगे एंड तुम्हें जंप करने का मन करेगा, या फिर जब भी तुम किसी सिली ड्राइंग करोगे वॉल में, या फिर तुम जब भी केयरलेसली इधर उधर रनिंग करोगे, तुम मुझे ज़रूर याद करोगे, ओके? जब भी तुम्हें ऐसा फील होगा कि बाहर में जाए दुनिया एंड तुम तुम्हारे दिल के सुनोगे, तब तुम मुझे याद करोगे, ठीक है? मैं यही होप करती हूँ कि मेरे मेमोरीज़ तुम्हारे फेस में स्माइल लेकर आए। मुझे ये सोच के प्राउड फील होता है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ मैं ही थी जो तुम्हें स्माइल करा पाती थी। आई लव यू मेरे भाई, मुझे माफ़ करना, मैं और कुछ कर नहीं पाई। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। गुड बाय, योर बिलव्ड तांगजिए, लान मेइलिन। 1 महीने हो चुका है, बट लंचा हर दिन इस लेटर को पढ़ता है। उसे पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है, बट वो ऐसा करता है। वो यही सोचता है कि अगर वो और कोशिश करता तो शायद वो कुछ कर पाता। उसे बार बार लगता है कि उसका सीजी अभी भी जिंदा है, वो अभी भी उनके साथ है, वो कहीं पर भी नहीं गई है। वो एक दिन उनके सामने आएगा एंड फिर से वो लोग बातें करेंगे, नोक-झोंक करेंगे। अभी लंजा बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा था जैसे वो बचपन में किया करता था अपने माँ के डेथ के बाद। बट इस बार उसे संभालने के लिए ना तो सीजीए है और ना ही सीचेन है। सीजीए के डेथ के 1 हफ्ते बाद विंग आया था बुरियल माउंट्स, बट लंजा ने अपने आप को केव में बंद कर दिया था। वो विंग से मिलने के लिए बाहर नहीं आया था और ना ही वो विंग को अंदर आने दे रहा था। विंग घंटों तक केव के बाहर था, सिर्फ एक बार लंजा से मिलने के लिए, एक बार ये देखने के लिए कि लंजा ठीक है। बट लंजा बाहर नहीं निकला। इन दी एंड विंग को वहाँ से जाना ही पड़ा। विंग के जाने से पहले वेंचिंग ने विंग के हाथ में जिनलिंग के लिए एक प्रेजेंट दिया जो लंजा ने बनाया था, क्योंकि उसके सीजे ने लंजा से कहा था कि लंजा सीजे के उसकी तरफ से जिनलिंग को कोई गिफ्ट दे, तो लंजा ने अपने सीजे की बात रखी। उसने खुद जिनलिंग के लिए एक बेल बनाया, बिल्कुल जियांग क्लैन की तरह, एंड ये बेल जिनलिंग को हर टाइम प्रोटेक्ट करेगा। सीजे के डेथ के 1 हफ्ते बाद लंजा अपने भाई एंड अपने नेफ्यू से येलिंग में मिलने गया था। एंड उसी दिन लंजा पहली बार अपने नेफ्यू को देख रहा था। जब ये देख के अच्छा लगा कि उसके भाई के अंदर लंजा के लिए गुस्सा नहीं है। इनफैक्ट जेबोचुन ने लंजा के साथ अपने बेटे को भी रखा था, वो भी अकेले में। एंड देन जेबोचुन काम के लिए बाहर गए थे। जेबोचुन अपने भाई को अभी भी ट्रस्ट करते हैं। ये देख के लंजा को अच्छा लगा था। एंड देन जाने से पहले जिंगी ने लंजा को अपना अंकल बुलाया था। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा था।
अब लंजा ने डिसाइड कर लिया था, उसे अपने सीजे की बात याद आ रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अभी अपने भाई को एंड अपने अंकल को सब कुछ सच सच बता देगा। जिन गुआंगा हो जाए बाहर, वो खुद उनको सब कुछ सच सच बताएगा, चाहे इसके बाद जो कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगा। एंड लंजा ने माइंड बना लिया एंड वो हैप्पीली बुरियल माउंट्स लौट आया। इतने टाइम बाद लंजा पहली बार थोड़ा बहुत हैप्पी था। बुरियल माउंट्स लौटते ही वो अपने हट में चला गया एंड अपने आप को लॉक कर लिया। उसने एक लेटर लिखा जहाँ पर उसने अपने भाई को एंड अंकल को पास के किसी होटल में बुलाया है मिलने के लिए, क्योंकि लंजा के लिए अभी गुस्सू जाना कोई ऑप्शन नहीं रहा। सब लोग सस्पेक्ट करेंगे, तो इससे अच्छा यही होगा कि उसके अंकल और उसके भाई उससे मिलने के लिए येलिंग आए। बट लंजा के पास आई भी एक प्रॉब्लम है। उसे पता है कि लान क्लैन में कोई ना कोई स्पाई तो है जो उन पर नज़र रख रहा है, क्योंकि उसी स्पाई ने जिन क्लैन को इन्फॉर्म किया था कि लंजा बाकी विंस को लेकर वहाँ से निकल रहा है। एंड देन जिन क्लैन ने विंस को पकड़ लिया था। ज़ेबोचुन ने इसके इन्वेस्टिगेट किया था, पर ज़ेबोचुन को कुछ पता नहीं चला। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ज़ेबोचुन लंजा को इस बुरियल माउंट्स में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। यही सोचते हुए लंजा ने शाई किया एंड अपने लेटर को कंप्लीट किया। देन लंजा ने उस लेटर को वेननिंग को दिया ताकि वो इस लेटर को गुस्सो पहुंचा दे। सब कुछ करने के बाद लंजा आईवान के पास आया उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट आईवान लंजा से बात नहीं कर रहा था। ये देख के लंजा कन्फ्यूज हो गया। तो वेंचिंग ने कहा वो अपसेट है, तुम बहुत टाइम से अपने आप को बंद करके रखे थे, उससे मिल भी नहीं रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम उससे मिल क्यों नहीं रहे। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी सीजे की डेथ हो गई है इसलिए तुम सैड हो, बट वो एक बच्चा है, वो ये सब नहीं समझता, तो इसलिए वो सैड है। ये सुनकर लंजा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। लंजा ने कहा ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। वेंचिंग ने नोट किया। दिन जाने से पहले वेंचिंग ने कहा वांग जी, मैं आई भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये सब अकेला चलने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने नोट किया एंड देन वेंचिंग वहाँ से चली गई। लंजा सच में थैंकफुल है कि वेंचिंग उसके साथ है। अगर वेंचिंग ना होती तो पता नहीं लंजा क्या करता। सबको लगता है कि लंजा ही इन वेंस का लीडर है, बट एक्चुअल लीडर तो वेंचिंग है। वही सब कुछ संभाल रही है, सबको प्रोटेक्ट कर रही है। लंजा सोच रहा था कि अगर वेंचिंग से लीडर होती तो वो कितना अच्छा से लीडर होती। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप शाई किया एंड उसने आईवान के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसने आईवान को प्रॉमिस किया कि वो फिर से कहीं भी आईवान को छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमेशा आईवान के साथ ही रहेगा। एंड वो सच में आईवान का बाबा है। तो फाइनली आईवान मान गया एंड वो दोनों खेलने लगे। इस तरफ गुस्सू में लंजा का लेटर पहुंच गया। ज़ेबोचुन ने अंकल से कहा अंकल, हमें उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अंकल ने कुछ कहा नहीं, वो बिल्कुल चुप थे एंड वो बार बार लंजा के लेटर को पढ़ रहे थे। ज़ेबोचुन ने कहा मेलिन सही थी, फैमिली के बीच में ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि वांग जी हमसे कुछ छुपा रहा है, बट मैंने कभी पूछा नहीं था। मैं बस यही होप कर रहा था कि वो खुद हमें आकर बताएगा जब वो रेडी होगा। एंड ये मेरा मिस्टेक है, मुझे इतना वेट नहीं करना चाहिए था, जबकि मुझे पता था कि मेरे भाई को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। लानकुरेन ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। जिस रूम पे ज़ेबोचुन और लानकुरेन बात कर रहे थे उसी रूम में जिंगी सो रहा था। लानकुरेन जिंगी को देख रहा था एंड उसके माँ के बारे में सोच रहा था। उसका माँ भी उसका नीस है। लानकुरेन को रिग्रेट होता है कि वो अपने नीस के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो अंकल कुरेन ने जिंगी को वो किया साइलेंटली एंड अपने आप से प्रॉमिस किया कि जिंगी का चाइल्डहुड उसके नेफ्यूज़ के चाइल्डहुड की तरह नहीं होगा। जिंगी अच्छी तरीके से जिएगा, वो अपने लाइफ को एंजॉय करेगा। जिंगी रूल्स को फॉलो तो करेगा, बट उसके अंदर उसके माँ का स्पिरिट रहेगा। वो अपने माँ की तरह खुलकर जिएगा एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लानकुरेन के अंदर है। अंकल को पता है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक्स किया है अपने नेफ्यूज़ के साथ, स्पेशली वांग जी के साथ, बट अंकल अब ये सब नहीं होने देंगे। उन्हें अपना मिस्टेक करेक्ट करना ही होगा। तो अंकल ने कहा ठीक है, एक लेटर लिखो एंड वांग जी को भेज दो एंड येलिंग जाने के लिए प्रिपेयर करो। 2 दिन में हम येलिंग जाएंगे। ये सुन के ज़ेबोचुन ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड वो किया। उन्होंने कहा मुझे पहले चिंगजे जाना होगा एंड मिंगजे के लिए क्लैरिटी प्ले करना होगा एंड तब तक हुसैन जिंगे का ख्याल रख लेगा एंड देन हम येलिंग जाएंगे। ये बोल के ज़ेबोचुन वहाँ से चले गए। ज़ेबोचुन के जाने के बाद अंकल फिर से लंजा के लेटर को पढ़ने लगे। उन्हें अंदर अंदर बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। उन्हें बहुत टाइम से एक डाउट था
क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि लांग वांग जी सडनली ऐसा चेंज हो जाएगा एंड एक डेमोनिक कल्टिवेटर बन जाएगा। अंकल को पता है कि लंजा सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है, बट उससे पहले ही अंकल को सब कुछ पता चल गया था। जब लान डॉक्टर डोंग ने अंकल को अपने चेम्बर में बुलाया था। लान डॉक्टर डोंग अंकल के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड उन्होंने सीचेन एंड लंजा को बड़े होते हुए देखा है। डॉक्टर डोंग ने कहा था, कुरेन, तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोर ट्रांसपेरेंट थ्योरी की तरफ ध्यान दूँ एंड लारा गोंजा के सिम्टम्स के ऊपर भी ध्यान दूँ, तो मैंने वो किया एंड मुझे ये रिज़ल्ट मिला। अंकल ने पूछा था, उस दिन जब वांग जी को वीप किया गया था तुमने उसके कोर को एग्जामिन किया था, है ना? डॉक्टर लान ने कहा, वेंजिंग मुझे ज़्यादा उसके पास नहीं जाने दे रही थी, बट मुझे जो करना था मैंने ऑलरेडी कर लिया था। अंकल ने जल्दी पूछा, तो इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वांग जी का कोर अभी उसकी बॉडी में नहीं है, उसके अंदर कोई कोर नहीं है? डॉक्टर डोंग ने एक डीप शाई किया एंड नोट किया। एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले अंकल कुरेन डॉक्टर डोंग के पास आए थे कुछ थ्योरीज लेके, क्योंकि उन लोगों ने वांग जी को बड़े होते हुए देखा है एंड लंजा का बिहेवियर कभी भी ऐसा नहीं था। उसका सडन चेंज हो जाना, डेमोनिक कल्टिवेटर बन जाना अंकल के लिए बहुत ही डाउटफुल था, क्योंकि सबको पता है कि लंजा के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है। तो अंकल समझ गए थे कि लंजा के ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ है एंड जब लंजा को वीप किया गया एंड लंजा बेहोश हो गया तब अंकल श्योर हो चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर डोंग ने कहा, मैं फुल्ली कंफर्म तब हुआ जब मैंने निये डॉक्टर्स से बात की। निये डॉक्टर्स ने वॉर के बाद लारा गोंजा को ट्रीट किया था एंड जितना हमें पता चला ये बात तो श्योर है कि लारा गोंजा के अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं है। अंकल ने डिमांड करते हुए पूछा, तो किसी को भी ये बात पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था? डॉक्टर डोंग ने कहा, कुरेन, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोर मेल्टिंग हैंड सिर्फ कोर को मेल्ट करता है एंड लोग कोर खो देते हैं एंड ची डिवीजन में चले जाते हैं, बट लारा गोंजा उनके अंदर ये सब सिम्टम्स ही नहीं था। देन जब वेन चिंग का कोर ट्रांसफ़र मेथड हमारे सामने आया तब हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखा। ये सुन के अंकल बिल्कुल पेल हो गए। अंकल ने उस मेथड को पढ़ा था एंड वो समझ गए थे कि ये मेथड बहुत ही टफ है, ये इजी नहीं है एंड ये मेथड बहुत ही पेनफुल है एंड अंकल के नेफ्यू, उनके चाइल्ड को ये सब झेलना पड़ा था। अंकल ही इमेजिन भी नहीं कर सकते। डॉक्टर डोंग ने कहा, कुछ और बात भी है। हमें इतने से ये डाउट हो रहा था कि वेनशु सबके कोर्स चुराता था एंड स्ट्रॉन्ग बनता था, बट फिजिकली बहुत सारे लोगों के कोर चुराना इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक सिंगल पावरफुल कोर ही। तभी अंकल ने कहा, तो इसका मतलब वेनशु ने वांग जी का कोर चुराया था, बट कैसे? डॉक्टर डोंग ने कहा, वांग जी वेनशु के पास बंदी था। जिस दिन वो गुसु लौट रहा था शायद उसी दिन वेनशु ने उसे पकड़ लिया था। इनफैक्ट जब वांग जी ने हमें लेटर भेजा था कि वो रोग कल्टिवेटर बन रहा है और अपने भाई को ढूंढ रहा है, तब मुझे बहुत ही ऑड लगा था एंड मेरा अंदाज़ा सही था। ये बोलते हुए डॉक्टर डोंग बहुत ही एंग्री दिख रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं डॉक्टर डोंग ने भी सीचेन का एंड वांग जी को बड़े होते हुए देखा है। वो लोग भी डॉक्टर के लिए नेफ्यू की तरह ही है एंड वेंस की वजह से लंजा ने इतना कुछ सफ़र किया है, ये सोचते हुए भी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर डोंग ने कहा, कुरेन, इफ़ लारा गोंजा को बुरियल माउंट्स में फेंक दिया गया था, देन रिसिर्वड एनर्जी के अलावा उनके लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं था। तो सच में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर कुरेन ने कहा, एंड वेनचिंग, उसने ये सर्जरी परफॉर्म किया था ना, देन वांग जी उसे हेल्प क्यों कर रहा है? डॉक्टर डोंग ने कहा, आई एम श्योर कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगा जो हमें पता नहीं है, बट उस दिन लारा गोंजा ने कहा था कि वो वेनचिंग के सामने कर्जदार है। मुझे लगता है कि जब लारा गोंजा बंदी थे तब वेनचिंग उसे हेल्प करती थी एंड अब लारा गोंजा उसे रिपे कर रहा है, जो कि उसे करना चाहिए। ये सुन के अंकल को अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा था, उनका दिल टूट रहा था। डॉक्टर डोंग ने कहा, मेरा बस एक ही डाउट कि उन वेंस ने अगर लारा गोंजा को पकड़ ही लिया था तो उन लोगों ने उसे हमारे सेक्ट के खिलाफ यूज़ क्यों नहीं किया? उन लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? ये सुन के कुरेन ने कुछ कहा तो नहीं, पर उन्हें समझ आ रहा था
कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। अंकल कुरेन ने कहा, अभी मुझे जाना चाहिए। डॉक्टर डोंग, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ एंड मैं जानती हूँ कि आप ये सब बातें किसी और को नहीं कहेंगे। डॉक्टर डोंग ने नोट किया एंड देन कुरेन वहाँ से चले गए। अंकल कुरेन सोच रहे थे कि अभी सीजन चिंगजे में है, बट अभी अंकल सीजन के लिए वेट नहीं कर सकते। उन्हें अभी के अभी वांगजी के पास जाना होगा एंड शायद वांगजी को भी ये चीज़ अच्छा लगेगा अगर वो अपने अंकल के साथ ये सब चीज़ें प्राइवेटली डिस्कस करे। ये सोचते हुए अंकल अपने रूम पे चले आए एंड अपने आप को लॉक कर दिया एंड देन अंकल रोने लगे। वो सोच रहे थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाए अपने नेफ्यू के लिए। उनके नेफ्यू को कितना झेलना पड़ा था। उसे वेंस ने पकड़ लिया था, उसका कोर्स चोरी हो गया था, देन बुरियर माउंट्स में उसे फेंक दिया गया था। लांग वांगजी ने कितना सफ़र किया था एंड अंकल ने क्या किया था, लंजा को वीप किया था, जबकि उसके अंदर कोई गोल्डन कोड ही नहीं था। इसलिए लंजा को हील करने में इतना टाइम लगा। थैंकफुली उस टाइम वेंचिंग यहाँ पर थी, अदरवाइज शायद लंजा सर्वाइव भी नहीं कर पाता था। अंकल को समझ में आ रहा है कि वेंचिंग अपने ऊपर पूरा ब्लेम क्यों ले रही थी, क्योंकि वो लंजा के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसका मतलब वेंचिंग सच में इनोसेंट है। एंड इस तरफ वेंशु अंकल कुरेन को स्टूपिड नहीं है और ना ही वो ब्लाइंड है। उन्हें पहले से ही पता था कि वेंशु का गलत नज़र उनके नेफ्यू के ऊपर है एंड अंकल पूरी कोशिश करते थे ताकि उसका नेफ्यू वेंशु से दूर ही रहे, बट शायद अंकल के सारा एफर्ट्स फेल हो गया था एंड वेंशु ने लंजे को पकड़ ही लिया था। ये सोचते हुए अंकल रोने लगे लंजे के नाम से। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अंकल सोच रहे थे अगर लंजे की माँ अंकल के सिस्टर इन लॉ ऊपर से उन्हें देख रहे हैं तो वो ज़रूर अंकल को बहुत कर्ज कर रहे होंगे एंड अंकल यही डिज़र्व करते हैं। वो लान मेइलिन को मरने से बचा नहीं पाए, वो लंजा को बचा नहीं पाए, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। क्या वांगजी को ये लगता है कि अगर अंकल ये सब सुनेंगे तो वो उनसे हेट करेंगे? क्या इसलिए वांगजी ये सब छुपा रहा था? सच में अंकल एज अ पेरेंट फेल्ड हो गए। उनके नेफ्यू को इतना ट्रॉमेटिक चीज़ें सहना पड़ा एंड अंकल कुछ भी नहीं कर पाए। बट अब और नहीं, अब ये सब ख़त्म करना ही होगा। अंकल वांगजी के पास जाएंगे एंड माफ़ी मांगेंगे एंड देन वो अपने नेफ्यू को अपने घर लेकर आएंगे। कल्टिवेशन वर्ल्ड जाए भाड़ में। इनफैक्ट मरते वक्त भी लान मेइलिन ने यही रिक्वेस्ट किया था ताकि उनका फैमिली एक हो जाए। तो अंकल को ये करना ही होगा, उन्हें फिर से सब कुछ ठीक करना होगा। ये सोचते हुए अंकल नेक्स्ट डे निकलने के लिए अपना पैकिंग करने लगे, क्योंकि नेक्स्ट डे वो येलिंग जाने वाले थे वांगजी से मिलने के लिए। एंड देन अंकल सिचन को भी खबर कर देंगे ताकि वो भी उसे ज्वाइन कर ले। बट उन्हें अभी के अभी अपने नेफ्यू से मिलना है, उससे बात करना है एंड सब कुछ ठीक करना है। अंकल ये सोच तो रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली अंकल उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर हर टाइम कोई नज़र रख रहा है, कोई स्पाई कर रहा है। तरफ शू क्लैन में जो स्पाई लान क्लैन में था, जो सबके ऊपर नज़र रख रहा था, वो अभी सू क्लैन में था, शुशे को खबर कर रहा था। एंड वो स्पाई लान क्लैन का ही मेंबर है जो कि शुशे के लिए लॉयल है, जो शुशे के लिए स्पाई बनकर लान क्लैन में रह रहा है। उसने शुशे को कहा, सू जोंगजो लान जोंगजो को हेयो लांग ने एक लेटर भेजा है एंड रिक्वेस्ट किया है कि कल वो हेयो लांग से ये लिंग में मिले। ये बोलते हुए वो स्पाई का नज़र शुशे के पीछे स्क्रीन पर गया। उसे लग रहा था कि कोई स्क्रीन के पीछे खड़ा है। उसे डाउट तो हुआ, बट उसने कुछ कहा नहीं। उसने शुशे से कहा, एंड एक और न्यूज़ भी है, मैंने देखा कि हीलर डोंग एंड लान कुरेन कुछ डिस्कस कर रहे थे, बट मैं दूर था तो मुझे सुना ही नहीं दिया। बट जैसे ही लान कुरेन वहाँ से जा रहे थे, मैंने उनके आंखों में आंसू देखा था, वो रो रहे थे। ये सब न्यूज़ सुन के शुशे ने उस स्पाई को कुछ रिवॉर्ड दिया एंड वहाँ से भेज दिया। अब उस रूम पे सिर्फ शुशे था एंड शुशे के स्क्रीन के पीछे वो इंसान। शुशे ने कहा, लीफंगजुन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तभी उस स्क्रीन के पीछे से जिंग ग्वांगयाओ बाहर आया अपने स्माइल लेकर। वो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि उसके दिमाग में ऑलरेडी कोई प्लान है। मेंग्याओ ने कहा, आई थिंक वांगजी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब साइलेंस नहीं रहेगा। अच्छा हुआ कि मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। शुशे ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर डोंग ने एंड लान कुरेन ने क्या डिस्कस किया होगा? मेंग्याओ ने कहा, बट कुछ चीज़ें
ना बोलना ही बेहतर है, शू मेंशन। ये बोल के मेंग्याओ ने एक एपोलॉजेटिक स्माइल किया। देन मेंग्याओ ने कहा, अनफॉर्चुनेटली हमें अभी के अभी डॉक्टर डोंग एंड लान कुरेन से छुटकारा पाना होगा। ये सुन के पहले सुशे चौंक उठा, बट उसे कहीं ना कहीं हैप्पी फील हुआ, क्योंकि वो लान कुरेन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुशे ने कहा, डॉक्टर डोंग के तो मैं देख लूँगा, बट लान कुरेन तो ऑलरेडी येलिंग जा रहे हैं। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, देन मेंग्याओ ने एक तलिस्मान निकाला एंड उसने जेबोचुन को एक बटरफ्लाई मैसेज भेजा ताकि जेबोचुन कुछ दिन बाद येलिंग जाए, अभी ना जाए। देन मेंग्याओ ने कहा, मेरा बाबा ऑलरेडी बुरियल माउंट्स पे अटैक करने के लिए तड़प रहे हैं। अगर वांग जी चुप रहता तो शायद मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, एटलीस्ट अर्गा के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। ये बोलते हुए मेंग्याओ की आंखों में जेन्युइनली रिग्रेट दिख रहा था। सुशे ने एक्साइटेड होकर पूछा, देन क्या हम अपना प्लान शुरू कर दें? मेंग्याओ ने कहा, हाँ, वैसे भी बाबा बहुत गुस्सा है इस गोल्डन कोड ट्रांसफ़र की वजह से एंड डेमोनिक कल्टिवेशन की वजह से, क्योंकि वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए लांग वांग जी एंड वेंचिंग को कॉपी कर नहीं पा रहे हैं। उन लोगों ने कोशिश की उनको रेप्लिकेट करने का, बट उनसे ये नहीं हुआ। इसका मतलब लांग वांग जी एंड वेंचिंग का टैलेंट कोई और मैच कर ही नहीं सकता। ये बोल के मेंग्याओ ने स्मिक किया। मेंग्याओ ने ये सच बोलते हुए सुशे को थोड़ा बहुत उकसा भी दिया, क्योंकि मेंग्याओ ने अभी जो कहा वो सच है। जिन गुआंगशान कोशिश कर रहा था कि वो गोल्डन कोड ट्रांसफ़र का एंड डेमोनिक कल्टिवेशन का कोई रेप्लिकेट बना ले, बट उससे बन नहीं रहा था, तो वो सच में फ्रस्ट्रेट है। बट मेंग्याओ ने यह भी कहा कि लांग वांग जी के टैलेंट के कोई रेप्लिकेट नहीं हो सकता, एंड ये कह के उसने सुशे को थोड़ा बहुत उकसा दिया है। जब मेंग्याओ को लगा कि उसका तीर काम कर गया है, उसने स्माइल किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि सुशे उसके ट्रैप में पड़ चुका है। तो सुशे ने कहा, मैं भी गुचिन प्ले कर सकता हूँ, मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि डेमोनिक कल्टिवेशन में मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम श्योर हो मिनशन? अगर हाँ, देन अभी तुम्हारा हेल्प मेरे लिए बहुत काम का आएगा। सुशे ने कहा, आप क्या चाहते हैं लिफांगजुन? मेंग्याओ ने कहा, वेंचिंग को कंट्रोल कर सकते हो? ये सुन के सुशे ने कहा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट। तभी मेंग्याओ ने कहा, एंड अगर उसके आसपास वांग जी ना रहा तो? ये सुन के सुशे कुछ टाइम के लिए चुप था। तभी उसे याद आया कि कुछ टाइम पहले मेंग्याओ ने कहा था कि वांग जी के टैलेंट का बराबर कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये याद आते ही सुशे ने कहा, मैं कर लूँगा। ये सुन के मेंग्याओ ने स्माइल किया। देन मेंग्याओ ने उस लेटर को नष्ट कर दिया जो लेटर लान कुरेन ने लंजा के लिए लिखा था। देन मेंग्याओ ने बिल्कुल लान कुरेन के हैंड राइटिंग के एक और लेटर लिखा एंड उसने उसे लंजे के पास सेंड कर दिया। एंड ऑफ कोर्स लंजे को वो लेटर मिल गया। उसे लगा ये अंकल का लेटर है, क्योंकि हैंड राइटिंग अंकल का ही था। लंजे ने अंकल से जेबोचुन से रिक्वेस्ट किया था ताकि वो लोग येलिंग पे आकर मिले। अंकल उर्फ मेंग्याओ ने लेटर में लिखा था ताकि लंजा येलिंग के बॉर्डर पे आकर मिले। तो बॉर्डर पे जाने के लिए लंजा को चियांगजी पथ क्रॉस करना था। तो लंजा एंड वेंचिंग साइलेंटली उस रास्ते में ही जा रहे थे। वो लोग ऑकेशनली बात कर रहे थे, अदरवाइज वो लोग साइलेंट ही थे। लंजा बहुत ही नर्वस था ये सोच के कि जब वो अपने फैमिली से मिलेगा वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे जब वो लोग लंजा के सच सुनेंगे। बट कहने की लंजा को बहुत ही लाइट वेट फील हो रहा था, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास कोई सीक्रेट्स नहीं रहेगा, वो सब कुछ अपनी फैमिली के साथ शेयर करेगा। अब उसके एंड फैमिली के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रहेगा। बट लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने येलिंग कहा था तब अंकल ने मिलने का जगह चेंज क्यों किया। अंकल इतने सुनसान जगह पर क्यों मिलना चाहते हैं। इस तरफ वेंचिंग भी लंजा के पास ही थी एंड वो भी बहुत ही नर्वस थी। एंड तभी वेंचिंग को तीर चलने की आवाज़ सुनाई दिया एंड इससे पहले वो तीर लंजा को हिट करता वेंचिंग ने उस तीर को पकड़ लिया। एंड तभी लंजा एंड वेंचिंग ने देखा कि उनके आसपास लगभग 100 से भी ज़्यादा कल्टिवेटर्स ने उन्हें घेर लिया है अपने अपने वेपन्स को लेकर। तभी जिन गुआंगली ने कहा, लांग वांग जी, क्या तुम कभी भी शांत नहीं बैठ सकते? ये जिन गुआंगली जिन गुआंगशान का छोटा भाई है, जिन जिशुन का बाबा। ये देख के लंजा सोच रहा था कि क्या जिन फैमिली में सिर्फ जिन जिशुन ही डिसेंट है एंड बाकी सब ऐसे बेकार है। लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा, इस सब का क्या मतलब है? ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि इन लोगों को कैसे पता कि आज लंजा यहाँ से गुजरने वाला है। सिर्फ अंकल को पता था इस मीटिंग के बारे में और किसी को तो पता नहीं था। तभी किसी और ने चिल्ला कर कहा, लांग वांग जी,
इतने टाइम से हमने तुम्हारे एक्शंस को बहुत टॉलरेट किया है, बट अब हम तुम्हें हमारे सेठ को और इंसल्ट करने नहीं देंगे। लंजा ने देखा कि ये लान क्लैन से है। तभी लंजा ने ध्यान से देखा। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो लान एल्डर्स हैं। लंजा ने देखा कि वहाँ पे लान क्लैन के 33 एल्डर्स हैं एंड ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वेन चिंग को एंड बाकी वेंस को जिन के हाथों में सौंप दिया था। लंजा यही देख रहा था। तभी वेन चिंग ने विस्पर करते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इससे पहले चीज़ और भी ज़्यादा बिगड़ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लंजा ने आसपास देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास बिल्कुल खाली है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर जाके वो लोग छुप सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग लंजा छुपना भी नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट अटैक किया था, तो लंजा क्यों छुपे। लंजा ने बहुत ही डीप वॉइस में कहा, अब आप लोग मुझे किस बारे में एक्यूज़ कर रहे हो। ये सुन के बाकी लोग अभी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों ने कहा, हम लोगों को तुम्हारे बहुत सारे फियर्स कॉर्प्स मिले जिनका गोल्डन कोर चोरी हो गया है। अगर तुमने ये सब नहीं किया है दिन ज़रूर तुम्हारा घोस्ट विच ने ये सब किया है। ये सुन के लंजा और वेन चिंग दोनों ही टेंस्ड हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को रियलाइज़ हो रहा था कि कोई उनका टेक्निक्स सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ब्लेम उन पर जा रहा है। बट अगर उन लोगों ने ये सब इन लोगों को कहा भी, ये लोग बिलीव नहीं करेंगे। तभी लंजा को अंकल की याद आई। लंजा को पता है कि सीचन अभी चिंगझे में है, तो अंकल ने ही लंजा को लेटर भेजा था मिलने के लिए। क्या अंकल ने ये सब रूमर्स सुना था एंड क्या उन्होंने इन एल्डर्स को भेजा है उन लोगों को पकड़ने के लिए? क्या उसका अंकल इस रूमर्स के ऊपर बिलीव करके लंजा एंड वेन चिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? क्या सच में अंकल को लंजा के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? सडनली लंजा के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ रहा था। एक और तीर लंजा के पास आ रहा था, बट इससे पहले वो तीर लंजा को लगता, लंजा ने उसे हवा में ही रोक दिया। इस तरफ वेन चिंग का भी आइस वाइट हो गया था, वो भी अपने फॉर्म में आ रही थी। इससे पहले लंजा अपने आप को संभाल पाता, लंजा के हाथ में ऑटोमेटिकली गुचिन आ गया एंड वो उसे प्ले करने लगा। वहाँ के हर एक लोग चिल्लाने लगे, मरने लगे, आसपास ब्लड भर गया था। एक भी कल्टिवेटर्स उन लोगों के पास तक नहीं आ पाया एंड लंजा ने किसी को भी मर्सी नहीं दिखाया। शुरू में लंजा ने बहुत कोशिश किया अपने आप को कंट्रोल करने का। उसने सोचा था कि वो सिर्फ इन लोगों को इंजर्ड करेगा, मारेगा नहीं। बट तभी लन क्लैन के एल्डर्स ने बुरा भला बोलना शुरू किया, सिर्फ लंजा के बारे में ही नहीं बल्कि उसके माँ के बारे में, उसके भाई के बारे में। एंड वो लोग लंजा को ब्लेम करने लगे लान मेलिन के डेथ के लिए। तो लंजा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इससे पहले लंजा अपने आप को रोक पाता, उसने ऑलरेडी 33 एल्डर्स को मार डाला एंड लंजा को इससे रिग्रेट भी नहीं है। इससे पहले लंजा और कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर अंकल ने चिल्ला कर कहा, वांग जी ये सब पागलपंती बंद करो, अभी कभी रुक जाओ। जैसे ही अंकल का वॉइस लंजा के कानों में आया, लंजा कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया। उसने अंकल की तरफ देखा। अगर लंजा अभी खुद में होता तो लंजा को दिखता कि अंकल की आंखों में गिल्ट है, रिग्रेट है एंड उसे रियलाइज होता कि अंकल ने उसे रोकने से पहले प्लीज कहा था, अंकल ने उससे प्लीट किया था। बट अभी लंजा खुद में नहीं था। वो इतना रिसेंटमेंट में था कि उसे अंकल की आंखों में डिस्गस्ट दिख रहा था, बिट्रेयल दिख रहा था। लंजा को याद नहीं कि उसने उस टाइम गुचिन प्ले किया था या नहीं, उसने कोई कमांड किया था या नहीं। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक पावरफुल रिसेंटफुल एनर्जी उसके गुचिन से निकल के अंकल के ऊपर फ्लाई कर रहा है। उस एनर्जी ने अंकल को इतनी जोर से हिट किया कि अंकल दूर जाकर एक माउंटेन में हिट कर कर नीचे गिर गए। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि लंजा को कुछ समझ भी नहीं आया। लंजा ने देखा कि अंकल ग्राउंड पे पड़े हुए हैं एंड वो मूव भी नहीं कर रहे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया था। लंजा वहाँ पर ऐसे ही फ्रीज होकर खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तभी किसी ने चिल्ला कर कहा, हेयो लंग ने अपने अंकल का ही मर्डर कर दिया। लंजा ने सबको इग्नोर किया एंड वो दौड़ के अपने अंकल के पास गया। उसने अंकल के बॉडी को अपने बाहों में उठाया। लान कुरेन अपने नोज से एंड अपने माउथ से ब्लीडिंग कर रहे थे, उनका ब्रीथिंग हार्ड हो रहा था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, अंकल आई एम सॉरी, मैं ये सब। तभी लान कुरेन ने उसे रोक दिया। लान कुरेन ने अपने ब्लडी हाथ को लंजा के चीक में रखा एंड देन उन्होंने उसी हाथ को लंजा के चेस्ट में रखा एंड स्लोली पैटिंग किया। अंकल ने बहुत ही डिफ़िकल्टी से कहा, गोल्डन कोर। ये सुनते ही लंजा चौंक गया। उसने राफली पूछा, आपको पता है? अंकल अपने आंखें बंद करने वाले थे पर लंजा ने अंकल को शेक किया तो अंकल ने फिर से अपनी आंखें ओपन किया। अंकल ने बहुत ही डिफ़िकल्टी से कहा,
बहुत बहुत लेट हो गया है, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। ये बोलने के बाद लंजे के बाहों में ही अंकल का डेथ हो गया। एंड लंजे को बिलीव नहीं हो रहा था, उसके बाहों में उसके अंकल का डेथ हो गया है। अंकल का बॉडी उसके बाहों में ही लिम्प हो गया। लंजे के मन में बार बार एक ही चीज़ बच रहा था कि उसने उसके अंकल का मर्डर किया है, उसने उसके अंकल का मर्डर किया है। लंजे के दिमाग में बार बार यही बात दौड़ रहा था। तभी वेंची ने चिल्लाते हुए कहा, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, अभी के अभी। बट लंजा का माइंड ब्लैंक हो चुका था। इससे पहले लंजा कुछ समझ पाता वो बेहोश हो गया। एंड जब लंजा का होश आया तब लंजा बुरियल माउंट्स के एक हट में था, वही हट जिसमें वो रहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? कितना सैड बात है ना कि जिनको सब कुछ पता था अंकल, उन्हीं का डेथ हो गया है। अब लंच के लिए सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।